तो भाई फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की क्रिकेट से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले जैसे मैं हर वीडियो से पहले एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, तो आज की वीडियो का सवाल फटाफट से ये रहा। इससे पहले मैंने पूछा, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया था, तो मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है। जिसका भी जवाब सही हुआ उसका कॉमेंट मैं पिन करूँगा, और अगर यूट्यूब चैनल भी है आपका तो उसका नाम मैंशन कर दीजिएगा अपने उसी कॉमेंट के साथ। आपके यूट्यूब चैनल के बारे में भी बात करूँगा मैं अगली वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में। तो भाई अगर चाहते हो खुद को फीचर करना और जवाब देना, तो भाई फटाफट से सवाल का जवाब दो। सवाल पूछ रहा हूँ, फटाफट से पहले वीडियो को लाइक करना है और कमेंट का जवाब देना है। राइट, सवाल है सचिन तेंदुलकर का ओडीआई क्रिकेट में बेस्ट स्कोर क्या है। सिंपल सा जवाब है, फटाफट तो जो पहले देगा और सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन करूँगा, और अगली वीडियो में उसके बारे में, उसके यूट्यूब चैनल के बारे में बात करेंगे। फटाफट से आज की क्रिकेट से रिलेटेड खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो भाई उससे पहले मैं एक बार बता दूं आज के मैच का हाल। भाई इंडिया तो 78 पे ऑल आउट हो गई थी, आपको पता ही है। दूसरे दिन का हाल बेसिकली ये है कि फ़िलहाल इंग्लैंड जो है वो 300 रन की बढ़त ले चुकी है। फ़िलहाल जो मैच जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 300 रन से ऊपर की बढ़त इंग्लैंड के पास जा चुकी है, यानी 300 ऊपर की लीड जो है इंडिया को मिल चुकी है। और मेरे हिसाब से जो है इंडिया के हाथ से मैच जा चुका है। दूसरा दिन भी अभी ढंग से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टाइम है मैच चलने में। हालांकि 7 विकेट इंडिया ने उड़ा दिए थे, लेकिन बहुत देर हो गई उड़ाते उड़ाते, और मुझे अब लगता है कि यहाँ से इंडिया का मैच बचाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जीतना तो खैर चांसेस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि 300 साढ़े 300 की तो पहले लीड उतारनी पड़ेगी इंडिया को, उसके बाद वो कुछ टारगेट देने का सोच सकते हैं। और बहुत चांसेस है कि इंडिया जो है 300 रन भी नहीं बना पाएगी अपनी दूसरी इनिंग में, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक इनिंग से हारेगी पूरी। सिर्फ रनों से ही नहीं, इनिंग के साथ हारेगी, एक इनिंग से हारेगी। आपको क्या लगता है? फटाफट कमेंट करके बताओ क्या इस मैच का हाल आपको दिख रहा है यहाँ से। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है सुनील गावस्कर और विराट कोहली की तरफ से। सुनील गावस्कर ने कहा है विराट कोहली को लेकर कि भाई विराट कोहली को जो है एक कॉल कर लेनी चाहिए सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर से उनको बेसिकली बात करनी चाहिए और उनसे राय लेनी चाहिए, उनसे थोड़ी सी एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कि जितने भी बॉल्स को लेके विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी अपने करियर में एक टाइम पे ऑफ साइड की आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और उन्होंने 241 रन्स की एक नाबाद पारी, नॉट आउट पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिडनी में, जिस पूरी इनिंग में 241 रन्स की पूरी इनिंग में सचिन तेंदुलकर ने एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाई थी। उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को खेला ही नहीं था, सारी बॉल्स उन्होंने लीव करी थी। तो सेम प्रॉब्लम से विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की बॉल्स को छेड़ रहे हैं, उन्हें खेल रहे हैं, और उसी के चलते वो आउट भी हो रही हैं। तो उनको सचिन तेंदुलकर से बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। अगली खबर निकल कर आ रही है ऋषभ पंत की तरफ से। ऋषभ पंत ने बेसिकली बताया कि अंपायर ने उनको अपनी क्रीज पे अपना स्टांस को बदलने के लिए बोला था। यानी जब ऋषभ पंत, हालांकि वो तो रन बना ही नहीं पाए कुछ ज़्यादा, बहुत ही कम टाइम वो पिच पे रहे थे, लेकिन जब वो बैटिंग कर रहे थे तो जैसे बैट्समैन खड़ा होता है बैटिंग करने के लिए जो उसका स्टांस होता है, तो अंपायर्स ने उनको बोला कि आप अपना स्टांस चेंज कीजिए। उसका रीज़न क्या था? रीज़न था कि ऋषभ पंत जो थे वो क्रीज से काफ़ी ज़्यादा बाहर खड़े हुए थे और उनका पैर जो था वो डेंजर जोन में आ रहा था। डेंजर एरिया होता है पिच पे, एक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक डेंजर एरिया होता है पिच के बिल्कुल बीच में। उस एरिया में किसी भी बैट्समैन का रन लेते हुए भागना या बैटिंग स्टांस के टाइम वहाँ पे खड़े होना वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। अंपायर वहाँ पे टोक देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ जिसको ना बताओ। डेंजर एरिया में बेसिकली बैट्समैन का भागना, रन लेना या वहाँ पे खड़ा होना इसलिए अलाउड नहीं होता क्योंकि वहाँ पे भागने से या खड़े होने से वहाँ पे क्या है, पैचेस बन जाते हैं पैरों की वजह से। क्योंकि बैट्समैन के जो बूट्स होते हैं या बॉलर्स के जो होते हैं उसमें क्या होता है, बीच उनके नीचे जो होते हैं हील्स लगे होते हैं, उनके नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो है पिच डैमेज हो जाती है। और उसकी वजह से जो बॉलिंग टीम होती है, जो बॉलर्स होते हैं, उनको एक एडवांटेज मिलता है जो बैटिंग टीम के लिए डिसएडवांटेज होता है। इसलिए वहाँ पे किसी भी बॉलर को या किसी भी बैट्समैन को डेंजर एरिया में भागने के लिए सख्त मना किया जाता है। अगली स्टोरी बाबर आजम की तरफ। बाबर आजम ने कहा है कि भाई बाबर आजम जो दूसरा टेस्ट मैच उन्होंने जितवाया है, कैप्टन है अब तो सारे फॉर्मेट्स के पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ इमरान खान जैसा कैप्टन बनना। आइडल है मेरे इमरान खान और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड, और मैं चाहूँगा कि मैं इमरान खान के जैसा कैप्टन कभी फ्यूचर में बन पाऊँ। अगली स्टोरी माइकल वॉन की तरफ से। माइकल वॉन ने कहा कि चेतेश्वर पुजारा
जो हैं वो मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि वो बस स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस किसी भी तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम में। वो चेतेश्वर पुजारा अब नहीं रहे जो बहुत बड़े बड़े रन स्कोर किया करते थे और उनका स्ट्राइक रेट भी थोड़ा बेटर हुआ करता था अब के मुकाबले। अब तो चेतेश्वर पुजारा जो है वो सिर्फ बस टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो कुछ रन बना लें और अपनी टीम में जगह बचा लें। वो कहीं से भी डोमिनेटिंग नहीं लग रहे, कहीं से भी डिस्ट्रक्टिव तो खैर वो थे ही नहीं कभी भी, लेकिन वो कहीं से भी अब रन मशीन नहीं लग रहे हैं, कहीं से भी वो वॉल जैसा। उनको द्रविड़ के साथ कंपेयर किया जाता है, उन्होंने कहा कि द्रविड़ के साथ जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल नागवार है, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक ऐसे बैट्समैन हुआ करते थे जो अकेले अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकालने का दम रखते थे। तो भाई इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ वैसे माइकल वॉन की, कि ये सच बात है। राहुल द्रविड़ एक वन मैन आर्मी काइंड ऑफ बैट्समैन था जो अपने दम पे इंडियन टीम की बैटिंग की जो पूरी साइड थी उसको बदलने का मादा रखता था, और उन्होंने वो कई बार किया भी है। तो चेतेश्वर पुजारा बैटिंग स्टाइल में हम कह सकते हैं कि हाँ चलो स्ट्राइक रेट वगैरह के मामले में और जिस ऑर्डर पे वो बैटिंग करने आते हैं कि हाँ राहुल द्रविड़, उनको कंपेयर भी किया गया था और पहले उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दी भी ऐसी, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो राहुल द्रविड़ वॉज फार बेटर। आपकी क्या राय है मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। अगली स्टोरी निकल कर आ रही है संजय मांजरेकर की तरफ। संजय मांजरेकर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली और मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। संजय मांजरेकर ने कहा कि विराट कोहली के आउट होने की जो जो तरीका है उनका, वो कहीं ना कहीं अब एक तरह से खुली किताब की तरह चीज़ हो चुकी है कि अब पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को पता चल चुका है कि विराट कोहली की क्या कमज़ोरियां हैं। उन्होंने कंपेयर किया विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से, विविन रिचर्ड्स से, सुनील गावस्कर से। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, रिचर्ड्स, ये लोग जो थे इनकी कोई इकलौती कमी नहीं थी जिसको कोई बॉलिंग टीम, कोई दूसरी साइड की टीम अगेंस्ट वाली, ओपोजिशन वाली, उसको टारगेट कर सके और उसी जगह पे उनको करके आउट कर सके। उन्होंने कहा कि उनकी कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं थी, कोई उनकी ऐसी कमज़ोरी कभी भी नहीं रही उनके करियर में जो दूसरी टीम पकड़ पाई हो। लेकिन विराट कोहली जो हैं उनकी कमी है जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली है, वो टीमें पकड़ चुकी हैं और वहाँ पे उनको पता चल गया कि अगर हम इस एरिया में बॉलिंग करते रहेंगे तो विराट कोहली का विकेट जो है वो जल्दी ले पाएंगे, और यही रीज़न है कि विराट कोहली की विकेट जल्दी गिर रही हैं। मैं इस बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसी चीज़ें थीं, बहुत से ऐसे तरीके थे जो दूसरी टीम्स ने अप्लाई करे, लेकिन तेंदुलकर, गावस्कर, रिचर्ड्स इन लोगों को आउट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कोई एक कमज़ोरी थी ही नहीं। लेकिन विराट कोहली की मेन कमज़ोरी अब सारे वर्ल्ड क्रिकेट में निकल के आ चुकी है। अगली स्टोरी आईपीएल से रिलेटेड। आईपीएल की जो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम है उसमें पैट कमिंस नहीं खेलेंगे। पैट कमिंस की जगह केकेआर ने साइन करा है न्यूजीलैंड के टिम साउथी को। अब टिम साउथी खेलेंगे पैट कमिंस की जगह। पैट कमिंस एक बहुत शानदार बॉलर है, हालांकि साउथी भी एक अच्छा बॉलर है, लेकिन मैं फिर भी चाहता कि पैट कमिंस को थोड़ा ज़्यादा बेटर रेट करूंगा टिम साउथी के मुकाबले। आपकी क्या राय है, पैट कमिंस को खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था? पैट कमिंस आपको कैसे लगते हैं और टिम साउथी आपको कैसे लगते हैं? फटाफट मुझे कमेंट करो। अगली न्यूज़ थोड़ी सी दुखद। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर टेड डेक्स्टर जो 86 की एज के थे, उनकी डेथ हो गई है कल 25 तारीख को। उन्होंने 62 टेस्ट मैचेस भी खेले थे इंग्लैंड टीम के लिए और अब वो इस दुनिया में नहीं। अगली स्टोरी निकल कर आ रही है सुनील गावस्कर और माइकल वॉन। अगली स्टोरी निकल कर आ रही है सुनील गावस्कर और नाजिर हुसैन के बीच में कुछ नोकझोंक हो गई थी कमेंट्री करते टाइम, जिसमें नाजिर हुसैन ने तारीफ़ करी थी। ये बेसिकली पिछले टेस्ट मैच की बात है। एंडिंग में जब दूसरे टेस्ट में जब इंडिया जीत गई तो नाजिर हुसैन ने कहा था कि ये इंडियन टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, विराट कोहली का एग्रेशन बहुत तगड़ा है, ये टीम जो है किसी के नीचे नहीं आती है। और अनलाइक पुरानी टीमें, पुराने जो जनरेशन के प्लेयर्स थे वो बुली हो जाते थे इंग्लैंड से, लेकिन ये वाली जो टीम है, ये जो सौरव गांगुली और उनके बाद से जो भी टीम रही है इंडिया की, और ख़ास करके विराट कोहली के अंडर जो टीम है, ये एग्रेसिव है और ये किसी से बुली होने वाली नहीं है। इस पर सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई पुरानी जनरेशन के लोग बुली हो जाते थे, इससे आपका क्या कहने का मतलब है? क्योंकि पुरानी जनरेशन में तो मैं भी खेला हूँ, आप स्पेसिफिकली किस जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं? तो उस पर नाजिर हुसैन ने थोड़ा सा बात घुमा दी और उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार की जो टीम है वो एग्रेसिव है, वो ज़्यादा किसी से डोमिनेट नहीं होते, ये वो। तो ये चीज़ जो थी सुनील गावस्कर को पसंद नहीं आई और सुनील गावस्कर ने इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया और ये चीज़ फिलहाल न्यूज़ में घूम रही है। अगली स्टोरी निकल कर आ रही है कपिल देव की तरफ से। ये लास्ट स्टोरी है आज की। कपिल देव ने गुहार लगाई है इंडियन गवर्नमेंट से। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है और जो भी टैक्सेस वगैरह हैं इंडियन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे, जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं उन पे जो है जितनी भी ड्यूटी और ये सब है वो कम लगना चाहिए। उससे क्या है कि हमारे इंडियन जितने भी स्पोर्ट्स के यंगस्टर्स हैं उनको मदद मिलेगी और हम ज़्यादा जो हैं बेटर प्लेयर्स और ज़्यादा क्वांटिटी में प्लेयर्स, ज़्यादा क्वांटिटी में एथलीट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने इंडिया में। और ये सही बात भी उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा, जो अभी
गोल्ड मेडल जीते नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में। उन्होंने कहा कि एक जेवलिन ही अगर 1 लाख रुपए की मिलेगी तो कितने बच्चे जो हैं 1 लाख रुपए की जेवलिन को अफोर्ड कर पाएंगे और उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स खेल के लिए पैसा चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट एटलीस्ट ये ज़रूर कर सकती है कि जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं उन पे ड्यूटी और टैक्स वगैरह जो है कम कर दे, हो सके तो ना ही कर लें। तो उससे क्या है कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे और इंडिया का जो स्पोर्ट्स का फ्यूचर है वो और ज़्यादा बेटर हो पाएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो भाई एक प्लीज़ लाइक फटाफट से कर दो और कमेंट जरूर करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपके व्यूज़ हैं, क्या आपकी ओपिनियंस हैं, और जो मैंने सवाल पूछा तो उसका जवाब ज़रूर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।